गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। सो बेटा बात करते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक की। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोहर मॉडल। कि बोहर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जरा समझिएगा कैसे आया, क्या हुआ, किसने दिया, सब बातें हम लोग इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। क्लियर है आप लोगों को? तो सबसे पहले जब बेटा आप लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में डिस्कस किया था तो रदरफोर्ड मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी। क्लियर आप लोगों को? और वो रदरफोर्ड लिमिटेशंस क्या क्या थी रदरफोर्ड मॉडल की? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसने है ना इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मानो ये न्यूक्लियस था और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे उस न्यूक्लियस, उसने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के बाहर है और वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन मैंने बताया था कि वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो धीरे 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 आकर कहां गिर जाएंगे? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। यही बात मैंने कही थी। क्यों गिर जाएंगे इस बात का भी जिक्र मैंने उस क्लास में किया था जहां पर हम लोगों ने लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल की बात की थी। क्लियर है? मींस मैंने कहा था कि जब भी कोई चार्ज बॉडी अंडर फोर्स क्या करती है, रिवॉल्व करती है, घूमती है, तो वहां पर क्या करती है वो इन द, अगर कोई भी चार्ज बॉडी अंडर फोर्स रिवॉल्व करती है तो वहां पर वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की तरह बिहेव करती हैं। और जब वो वेव या रेडिएशंस घूमती हैं तो अपनी एनर्जी को लॉस करती हैं, और जब एनर्जी को लॉस करेंगी तो वो धीरे 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 कहां पर आकर गिर जाएंगी? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगी। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। तो एक तो वो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को एक्सप्लेन ढंग से नहीं कर पाया था। दूसरा, वो किसी भी तरह के स्पेक्ट्रा को, लाइन स्पेक्ट्रा हो, एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो, इमिशन स्पेक्ट्रा हो, रदरफोर्ड मॉडल उस स्पेक्ट्रा के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तीसरी एक उसकी एक लिमिटेशन और थी, और वो लिमिटेशन क्या थी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्लियर है? जो फर्दर आगे चलकर बोहर ने बताई हम लोगों को, और बोहर का मॉडल हम लोग देखते हैं क्या मॉडल था। तो इन सभी लिमिटेशन से दूर आने के लिए या बाहर आने के लिए हम लोगों के पास एक दूसरा मॉडल आया, बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल जनरली एक फिजिशियन थे, फिजिक्स के बारे में वो काफी अच्छा जानते थे, और उन्होंने बोहर मॉडल दिया। जनरली बोहर मॉडल जो डिपेंड था वो हमारा फ्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर डिपेंड था। इसके ऊपर डिपेंड था बेटा, फ्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और बहुत, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जब हम लोगों को क्वांटम के बारे में पता चल गया था, क्वांटम केमिस्ट्री के बारे में पता चल गया था, स्टैटिकल्स के बारे में पता चल गया था, तो उस समय हम लोगों के पास बोहर मॉडल आया था। तो बोहर मॉडल के अंदर क्या क्या बातें थी वो सब बातें हम लोग आपके साथ करेंगे अभी। तो सबसे पहला उसने क्या दिए थे? कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे बोहर मॉडल ने, और वो क्या क्या पोस्टुलेट्स थे जरा देखते हैं उनको। सबसे पहला पोस्टुलेट उसने क्या बताया? सबसे पहली बात बोहर ने क्या बताई, जितनी भी बोहर के पोस्टुलेट्स हैं ये सारे एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेस के ऊपर हम लोगों के पास पोस्टुलेट्स आई है, एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म चीजें हैं सारी, तो उसके बेस पर उन्होंने ये सब बातें बताई। तो सबसे पहला जो उनका पोस्टुलेट था, उन्होंने क्या कहा कि एटम, बिल्कुल सही बात है, स्फेरिकल होता है। एटम के सेंटर के अंदर एक हैवी पॉजिटिव बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके अंदर सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। क्लियर है? ये सब बातें बोहर ने भी हम लोग को बताई कि बिल्कुल सही बातें हैं, जो थॉमसन साहब और रदरफोर्ड ने हम लोगों को बताई, यहां तक कि बिल्कुल बातें सही हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि रदरफोर्ड ने ऐसे कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटसाइड द न्यूक्लियस फ्रीली घूम रहे हैं। लेकिन अब बोहर ने ऐसा कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बाहर घूम तो रहे हैं लेकिन वो एक परफेक्ट ऑर्बिट या एक सेल के अंदर घूम रहे हैं। सेल के अंदर या किसके अंदर बेटा? ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं। समझ में आ गया आप लोगों को बात? उनको यहां पर उसने नाम दिया स्टेशनरी स्टेट्स। क्या नाम दिया बेटा? स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स है या स्टेशनरी है। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है उनकी एनर्जी फिक्स है। क्लियर आप लोगों को? और उन ऑर्बिट्स का उन्होंने नाम भी दिया, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ऐसे नाम दिया।
क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? फर्स्ट ऑर्बिट को उन्होंने के नाम दिया, सेकंड को एल दिया, फिर थर्ड को एम, फोर्थ को एन, ऐसे उन्होंने नाम दिया। क्लियर है आप लोगों को? मेरी पहली बात क्लियर हुई कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली नहीं घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स परफेक्ट एक सेल के अंदर या एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? स्टेशनरी स्टेट नाम दिया। और स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, रुके हुए एक जगह पर फिक्स है, नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, बल्कि जिस ऑर्बिट के अंदर या जिस सेल के अंदर या जिस स्टेशनरी स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उनकी एनर्जी फिक्स है। क्लियर है आप लोगों को? और एनर्जी फिक्स होने के बाद उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, और उन्होंने हमें क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी बताया। मैं बात करूंगा व्हाट इज द मीन ऑफ द क्वांटाइजेशन। क्लियर आप लोगों को? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की भी हम लोगों को बात बताई। अब उन्होंने इस ऐसी बात बताने के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर दिया कि किस स्टेशनरी स्टेट या किस ऑर्बिट की कितनी एनर्जी है। तो उनके पास एनर्जी आप लोग किसी भी सेल की निकालने के लिए उन्होंने -2 पाई me4 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, ये एक उन्होंने फॉर्मूला दिया। क्लियर है? यहां पर उन्होंने एनर्जी को क्या माना है? नेगेटिव। मींस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को बोहर ने क्या माना है बेटा? नेगेटिव। बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नेगेटिव क्यों है। क्लियर आप लोगों को? तो ये फॉर्मूला दिया जहां पर 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम और आयन। क्लियर है आप लोगों को? n इज द नंबर ऑफ सेल, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर है? इन सभी की वैल्यू मैं पुट करता हूं, तो पुट करने के बाद मेरे पास एक वैल्यू आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में हमारे पास ये वैल्यू आई। और अगर मैं इसकी बात करूं तो एक और टर्म दी उन्होंने, En इज इक्वल टू -1312 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। तो एनर्जी की टर्म हमारे पास इस प्रकार से दी हुई है उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में आप इसको यूज कर सकते हो और किलो जूल पर मोल की टर्म में आप इसको यूज कर सकते हो। ये वैल्यूज कब आई? जब हमने इस यहां पर वैल्यू पुट करी। मैंने बताया m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, z क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एटम एंड आयन, n इज द नंबर ऑफ सेल एंड h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर है आप लोगों को? तो इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आई। क्लियर है आप लोगों को? तो इस प्रकार से उन्होंने हमें प्रत्येक सेल के लिए, प्रत्येक ऑर्बिट के लिए, ईच एंड एवरी ऑर्बिट की हम लोग एनर्जी निकाल सकते थे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो 1 की वैल्यू होगी, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी भाई? जिस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस सेल की जितनी एनर्जी होगी वही तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की होगी। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकाल सकते थे किसी भी इलेक्ट्रॉन की जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वहां पर हम उसकी एनर्जी को क्या कर सकते थे? कैलकुलेट कर सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से पूछूं फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी बताइए, तो आप क्या लिखोगे? -13.6। क्लियर आप लोगों को? अच्छा, इसके साथ मैंने एक वर्ड नहीं लगाया, हाँ ठीक है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहां पर बेटा जेड स्क्वायर लगा लेना आप लोग ना, क्योंकि हर के लिए अलग अलग होगा। तो अब जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी है? 1। हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन किसमें? n इज इक्वल टू 1। तो एनर्जी कितनी आएगी बेटा बोलिए? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे यही एनर्जी आएगी। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। फॉर हीलियम एटम के लिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं, हीलियम पॉजिटिव एटम के लिए, तो -13.6 हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 का स्क्वायर अपॉन इलेक्ट्रॉन तो कौन सी सेल में? फर्स्ट सेल के अंदर ही है। तो बेटा इसका आंसर कितना हो जाएगा? -13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर लिथियम 2 पॉजिटिव आयन के लिए मैं पूछूं तो -13.6 लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, 2 पॉजिटिव फर्स्ट सेल के अंदर होगा, तो इसके लिए कितना हो जाएगा बेटा? -13.6 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तीनों के केस में हम लोगों ने एनर्जी को फाइंड आउट कर लिया है बाय यूजिंग दिस रिलेशन। क्लियर आप लोगों को? तो सर समझिए इस बात को। तो अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ, व्हाट इज द रेशियो इन द एनर्जी ऑफ
हाइड्रोजन हीलियम पॉजिटिव एंड लिथियम 2 पॉजिटिव, इनकी एनर्जी के अंदर क्या रेशियो होगा? तो रेशियो बेटा आप लोगों को पता चल गया होगा 1:4:9। क्लियर है? देखो भाई इसको भी मैं 1 लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो ये सब चीजें 13.6 कॉमन है, तो 1:4:9। क्लियर है आप लोगों को? तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या निकाल सकते थे? इनकी एनर्जी का रेशियो निकाल सकते थे। क्लियर है? पहला दूसरा पोस्टुलेट हम लोगों ने पढ़ लिया। पहले पोस्टुलेट्स में बात की थी कि एटम स्फेरिकल होता है, उसके सेंटर के अंदर एक हैवी पॉजिटिव बॉडी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर सारे का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। क्लियर आप लोगों को? उसके बाद दूसरे पोस्टुलेट्स में बताया कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली ना घूमकर एक परफेक्ट सेल के अंदर एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, जिनको हम लोगों ने स्टेशनरी स्टेट कहा था। उसकी एनर्जी हम लोगों को बताई गई, एनर्जी क्वांटाइजेशन के फॉर्म में होती है और इस प्रकार से हम किसी भी एटम और आयन की यहाँ पर एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास मेनली 2 पोस्टुलेट्स हुए। चलते हैं तीसरे पोस्टुलेट्स की ओर, जरा देखिएगा। सो थर्ड पोस्टुलेट के अंदर हम लोगों को बात बताई रदरफोर्ड बोहर साहब ने रेडियस के बारे में। किसके बारे में? रेडियस के बारे में, या मैं कहूं रेडियाई के बारे में। क्लियर? रेडियस और रेडियम में तो डिफरेंस पता होगा क्या होता है। चलो भाई, उसने बताया कि न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर किसके अंदर है? स्टेशनरी स्टेट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इन जहां पर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उन स्टेशनरी स्टेट्स की न्यूक्लियस से कितनी दूरी है, उस दूरी को बताइए आप। क्लियर है? तो एक्सपेरिमेंटली रदरफोर्ड साहब ने परफॉर्म किया और उसके बेस पर उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास अगर आप लोगों का इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी प्रेजेंट है तो उसकी रेडियस के लिए ये रिलेशन होगा। क्लियर है? दैट इज द a0 n स्क्वायर बाय z। a0 की वैल्यू यहां पर होती है बेटा 52.9 पिकोमीटर। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आ गई? अब मैं आप लोगों के सामने हाइड्रोजन की भी निकाल सकता हूं, हीलियम पॉजिटिव के लिए भी निकाल सकता हूं और लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए भी निकाल सकता हूं। अरे निकाल सकता हूं ना? तो चलो भाई बताइए, हाइड्रोजन के लिए a0 की वैल्यू चलो छोड़ो, n की वैल्यू नंबर ऑफ सेल फर्स्ट, z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी 1, तो इसका आंसर कितना रहा? a0। चलो भाई इसके लिए a0 n की वैल्यू 1, z हीलियम के लिए कितना होता है 2, तो बताइए बेटा a0/2। लिथियम के लिए अगर मैं निकालूं तो a0 into 1/3 is equal to a0/3। क्लियर है आप लोगों को? तो इस प्रकार से हम लोग इनके लिए यहां पर रेडियस निकाल सकते हैं। तो बेटा रेडियस का रेशियो बता दीजिए मुझे कितना होगा? फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए, हीलियम प्लस एटम के लिए एंड लिथियम 2 प्लस के लिए, आयन के लिए। क्लियर है? तो बताइए जरा, हाइड्रोजन के लिए कितना a0, इसके लिए कितना a0/2, इसके लिए कितना a0/3, तो 1:1/2 रेशियो 1/3। तो अगर मैं इसको क्या कर देता हूं बेटा 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 6:3:2। दिस इज द रेशियो ऑफ रेडियस बिटवीन किस किस के बीच में? हाइड्रोजन एटम, हीलियम पॉजिटिव आयन एंड लिथियम 2 पॉजिटिव आयंस के बीच में रेडियस का जो रेशियो होगा ये कहलाएगा। क्लियर है? a0 की वैल्यू मैं आप लोगों को बता चुका हूं, दैट इज द 52.9 पिकोमीटर। क्लियर है? सो अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन कितना a0 के बराबर ही आया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 52.9 पिकोमीटर। और हाइड्रोजन एटम के लिए इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? बोहर रेडियस। क्या बोलते हैं बेटा? बोहर रेडियस। तो a0 क्या कहलाएगा हमारा बताइए? a0 कहलाएगा आप लोगों के लिए बोहर रेडियस। क्लियर है आप लोगों को? a0 क्या कहलाएगा बेटा हम लोगों के पास? बोहर रेडियस। तो ये थर्ड पोस्टुलेट हुआ हमारे पास रेडियस का। नेक्स्ट फोर्थ पोस्टुलेट हम लोगों के पास है और वो है वेलोसिटी से रिलेटेड। उन्होंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स उन सेल्स के अंदर या उन ऑर्बिट्स के अंदर घूम रहे हैं उसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में चारों तरफ, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, किसी स्पीड से मूव कर रहे होंगे। तो उन वेलोसिटी की उन्होंने बताई हम लोगों को एक रिलेशन, दैट इज द vn is equal to v0 z/m। दिस इज द रिलेशन फॉर द वेलोसिटी। क्लियर है आप लोगों को? अरे समझ में आई ये बात? यहां पर v0 की जो वैल्यू गिवन है दैट इज द 2.188 into 10⁸ 2.188 into 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर आप लोगों को? तो ये v0 की वैल्यू गिवन है। अब यहां पर आप लोग ये वैल्यूज हाइड्रोजन के लिए भी निकाल सकते हो,
हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल सकते हो, हीलियम पॉजिटिव के लिए भी निकाल सकते हो और लिथियम 2 पॉजिटिव आयन के लिए भी निकाल सकते हो। तो आप लोगों के पास चार हम लोगों ने अभी तक बोर के पोस्टुलेट्स पढ़े हैं। पहला एनर्जी से रिलेटेड, दूसरा रेडियस से रिलेटेड और तीसरा वेलोसिटी से रिलेटेड। हम लोग इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन्स की रेडियस को, कि कौन सी सेल में प्रेजेंट है, कितनी दूरी पर है न्यूक्लियस, और साथ में वो इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, ये बात बोहर ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव की और उनके बारे में ये सब बातें हमें पोस्टुलेट्स की फॉर्म में बताई। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से हम लोगों के पास यहां तक की बातें हैं। अभी नेक्स्ट इसका पोस्टुलेट देखते हैं, दैट इज द बिलोंग्स फ्रॉम्स टू एंगुलर मोमेंटम। सो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स है दैट्स अबाउट द एंगुलर मोमेंटम। मींस आप लोगों को पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं किसकी सराउंडिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का कोई ना कोई क्या है, मास है, उनकी कोई ना कोई वेलोसिटी अभी हम लोगों ने निकाली भी थी। क्या वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की फर्स्ट सेल के अंदर, सेकंड सेल के अंदर, है ना? हीलियम पॉजिटिव आयंस की, इलेक्ट्रॉन्स की, लिथियम 2 पॉजिटिव आयंस की वेलोसिटी क्या होगी, सबके लिए अलग अलग होगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन्स का मास भी है और वेलोसिटी है। तो जब भी किसी एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है, उसका मास m है और v वेलोसिटी है, और वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, तो बेटा उसका एक मोमेंटम होता है, और जब वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है तो उस मोमेंटम को हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एंगुलर मोमेंटम। एक बॉडी m है जिसकी v वेलोसिटी है और वो स्ट्रेट पाथ मूव कर रही है, तो बेटा हम उसके लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे। लेकिन अगर एक बॉडी है जिसका मास m है और वेलोसिटी v है और वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, तो उस समय हम उसके एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम आप लोगों को पता है क्या होता है, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये एक रिलेशन दिया अबाउट द एंगुलर मोमेंटम। यहां पर n की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। तो इट मींस अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होंगी अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट्स, एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होंगी वो वैल्यू भी क्वांटाइज्ड वैल्यू कहलाएगी। हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी और क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो इसकी भी हम लोग बात करेंगे आप लोगों के साथ। तो एंगुलर मोमेंटम की बात की, मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगा। ये फॉर्मूला कहां से ड्राइव हुआ, आया कहां से, हम इसकी भी बात करेंगे आगे की तरफ। आज जब हम लोग आगे जाएंगे तब वहां पर हम लोग बात करेंगे। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आई? चलो भाई अब आगे चलते हैं। अब मान लो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने पास कहीं भी किसी भी एक सेल के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है? और तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, जितनी उस सेल की एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रॉन जहां पर प्रेजेंट है, जिस सेल के अंदर प्रेजेंट है, उस समय हम उसको बोलेंगे कि वो अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर आप लोगों को? लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ने कहीं से भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, मे बी वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट की फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी एक स्टेट से या अपनी एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरी स्टेशनरी स्टेट के अंदर चला जाता है। क्लियर आप लोगों को? अब एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपनी जिस स्टेशनरी स्टेट के अंदर जाएगा, उस स्टेट को हम लोग बेटा बोलते हैं यहां पर कौन सी स्टेट? एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट बोलते हैं बेटा? बोलिए, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। क्लियर है? जरा समझिए, थोड़ा डायग्राम से समझिए। मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये इसके बाहर सेल है, और सेल के अंदर कौन प्रेजेंट है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स है। इस इलेक्ट्रॉन ने यहां से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और रेडिएशंस के एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चला गया? अपनी हायर एनर्जी वाली स्टेट के अंदर। क्लियर है आप लोगों को? हायर एनर्जी स्टेट के अंदर। अब आपको पता है कोई चीज जो है, कोई भी चीज हो, यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात नहीं, मैं किसी भी चीज की बात करूं, वो अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती, क्योंकि वहां पर उनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है। क्लियर है? तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आएगा, नीचे जब एक्साइटेड स्टेट में गया, यहां पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकेगा, तो वापस कहां आएगा? नीचे की तरफ आएगा। अरे बोलिए, तो नीचे की तरफ आएगा तो ये जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी उस एनर्जी को क्या करेगा? बाहर निकालेगा। अरे बाहर निकालेगा, और बाहर किसकी फॉर्म में निकालेगा? रेडिएशंस की फॉर्म में। और जो रेडिएशंस यहां से निकल रही हैं बाहर, उन रेडिएशंस की कोई ना कोई वेवलेंथ होगी और कोई ना कोई क्या होगी बेटा? फ्रीक्वेंसी होगी।
क्लियर आप लोगों को? अगर मैं मान के चलूं कि यहां पर इसकी एनर्जी E1 थी इस स्टेशनरी स्टेट जहां पर इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट था, और यहां पर इसकी एनर्जी कितनी थी? E2 थी। तो E1 से ये इलेक्ट्रॉन कहां पर गया है बेटा बताइए? E2 के अंदर गया है। अरे बोलिए, तो E2 के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा तो वापिस कहां आएगा? नीचे आएगा। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं डेल्टा E कितना होगा, तो डेल्टा E कितना होगा? E2 माइनस का E1। तो डेल्टा E किसके बराबर हो जाएगा? E किसके बराबर होता है? h न्यू के बराबर। तो कितनी फ्रीक्वेंसी यहां से निकलेगी ये बात भी मुझे पता चल जाएगी। h इज द फ्लक्स कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूं E2 माइनस E1 इज इक्वल टू किसके बराबर बेटा? h न्यू के बराबर। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई? ग्राउंड स्टेट क्या होती है और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? अरे बोलो, समझ में आई ये बात या नहीं आई समझ में? अरे बताइए, क्लियर है? तो डेल्टा E इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? h न्यू के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात? जरा देखिए आगे की तरफ। सो इस प्रकार से डेल्टा E इज इक्वल टू किसके बराबर आया बेटा? हम लोगों के पास h न्यू के बराबर आया। तो जरा देखिए इस बात को कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू, और आपको पता है न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्बडा, तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू hc बाई लैम्बडा। सो लैम्बडा इज इक्वल टू hc अपॉन E2 माइनस E1। सो इस प्रकार से हम लोग, मैं आप लोगों से बात करूं तो जब इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और इमिशन होता है। तो वहां पर उन इमिशंस के अंदर जो रेडिएशंस रिलीज होंगी उनकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी और कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। मैंने बात की यहां पर, क्लियर है आप लोगों को? तो उस वेवलेंथ के बेस के ऊपर बोहर मॉडल ने बहुत बड़ा एक यूजफुलनेस दिया कि वो एक्सप्लेन कर सकता था किसी भी एटम और आयन के स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया? क्योंकि आपको पता है अलग अलग वेवलेंथ होंगी यहाँ पर, और वेवलेंथ अलग अलग होंगी तो उनका स्पेक्ट्रा भी अलग अलग होगा, उनकी स्पेक्ट्रल लाइंस अलग अलग आएंगी। तो बहुत बड़ा यूजफुलनेस मिली हम लोगों को यहाँ पर कि इसने एक्सप्लेन किया था स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम और आयन को। पहला एक बात क्लियर होगी। दूसरा ये एक्सप्लेन कर चुका है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के बाहर। क्लियर है? वो आप न्यूक्लियस के अंदर जाकर नहीं गिरेंगे क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सेल के अंदर, एक ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है आप लोगों को? तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका पार्ट था कि इट आल्सो एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन कर पाया था। क्लियर है? जिसको हम लोगों ने स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन में स्पेशल केस के अंदर पढ़ा था, जहां पर उसकी अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो लेमन, बामर, पास्चर, ब्रैकेट और पीफंड कुछ सीरीज आई थी, आप लोगों ने देखा था। अरे क्लियर है? तो जरा एक बार उसको दोबारा से देख लेते हैं। मैंने उसमें क्या कहा था आप लोगों को इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन के अंदर, कि मेरे पास कोई भी एक हाइड्रोजन गैस को मैंने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल कर दिया है और उसके ऊपर एक हाई वोल्टेज करंट दिया एट लो प्रेशर, तो वो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल एटम्स में कन्वर्ट होंगे। क्लियर है आप लोगों को? और एटम्स में कन्वर्ट होने के बाद वो हाइड्रोजन एटम अलग अलग एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। क्लियर है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। लेकिन जब वो अलग अलग एनर्जी लेवल या एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, तो वापिस कहां आएंगे? नीचे की तरफ आएंगे, और नीचे की तरफ आएंगे तो एनर्जी को लॉस करेंगे और उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी और अलग अलग वेवलेंथ होगी। मैं जरा समझाता हूं इस बात को आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास कोई भी एक हाइड्रोजन एटम था, उस हाइड्रोजन एटम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किया। जरा देखिए बेटा, n इज इक्वल टू 6। इस प्रकार से मेरे पास कुछ अलग अलग सेल्स या ऑर्बिट प्रेजेंट थे। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आया? अब मान लो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट यहां पर प्रेजेंट है, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो यहां पर भी जा सकता है, यहां पर भी जा सकता है, यहां पर भी जा सकता है, यहां पर भी जा सकता है और यहां पर भी जा सकता है। इट डिपेंड्स कि उसने कितनी एनर्जी को क्या किया है? एब्जॉर्ब किया है। अब मान लो यहां पर चला गया, तो यहां पर वो अपने आप को पता है तेरे को ज्यादा देर तक नहीं रुक पाएगा तो वापिस नीचे आएगा। तो यहां पर गया होगा तो यहां से भी नीचे आएगा, यहां पर गया होगा तो यहां से भी नीचे आएगा, यहां पर गया होगा तो यहां से भी नीचे आएगा, और यहां पर गया होगा तो यहां से भी नीचे आएगा। मतलब कहीं पर भी गया हो वापिस वो कहां आएगा? अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर। और जब आएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा बेटा बताओ? बाहर निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और उनकी कोई ना कोई क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी या वेवलेंथ होगी। और इस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वजह से वो क्या कर सकता था? उसके स्पेक्ट्रम में लार्ज नंबर ऑफ लाइंस को एक्सप्लेन कर पाया।
भाई बात थी ना कि हाइड्रोजन के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन है, फिर भी उसके स्पेक्ट्रम में इतनी ज्यादा लाइंस क्यों आ रही हैं? तो अब पता चला वो लाइंस क्यों आ रही हैं। इट एक्सप्लेन, बोर ने इसको एक्सप्लेन किया। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी लेवल के अंदर चले गए थे। तो अगर n = 1 के अंदर आए थे तो हमने सीरीज को क्या नाम दिया था? लेमन सीरीज नाम दिया था। और बेटा ये लेमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में हम लोगों को दिखने को मिलती है। क्लियर है? अगर ये n = 2 में आती है सारी, अरे बोलिए, तो इस सीरीज को हमने क्या नाम दिया था बेटा? बामर। और ये किसके अंदर मिलती है हम लोगों को? विजिबल रीजन के अंदर। किसके अंदर बेटा? विजिबल रीजन के अंदर। और अगर n3 के अंदर आती है तो बेटा पास्चल इंफ्रारेड रीजन के अंदर मिलेंगी। अगर ये बेटा हम लोगों को यहां मिलती है तो क्या बोलेंगे? ब्रैकेट। ये भी इंफ्रारेड रीजन के अंदर दिखाई देंगी। और ये आप लोगों को क्या बोलते हैं? इनको पी फंड। और ये भी हम लोगों को कहां मिलेंगी? इंफ्रारेड रीजन के अंदर मिलेंगी। तो अब बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में इतनी ज्यादा लाइंस कहां से आई। मैं इसके ऊपर एक क्लास पहले भी ले चुका हूं, आप लोगों को बता चुका हूं। तो इतनी ज्यादा लाइंस आने का मेन रीजन या इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोगों को किसने दी? बोहर ने दी। तो बोहर के पोस्टुलेट्स और उसके मॉडल को एक्सप्लेन करने के बाद हम लोगों के पास काफी आइडियाज क्लियर हो गए थे कि एटम स्टेबल कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्लियर आप लोगों को? उसके बाद हम लोगों ने उसकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज के बारे में भी देखा कि वास्तव में कोई भी एटम आया अपनी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी क्यों शो करता है। तीसरा हम लोगों ने ये भी बात की कि हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में इतनी ज्यादा लाइंस क्यों आती हैं, इस बात को भी हम लोगों को एक्सप्लेनेशन मिल गई। क्लियर आप लोगों को? तो ये हमारे पास बोहर मॉडल से रिलेटेड कुछ बातें थी। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। तो बोहर मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी बेटा। वो लिमिटेशंस क्या क्या थी, इनसे क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आप लोगों को देखो, मैंने जितनी भी बात की है वो हाइड्रोजन एटम की है, हीलियम प्लस आयन की है और लिथियम 2+ आयन की है। और आप लोग देखो ये सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। इन सभी के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। मींस ये मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम और आयंस के बारे में कुछ भी नहीं कह पाया था। ये ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में अपनी सारी ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन को एक्सप्लेन कर पाया था। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्लियर आप लोगों को? तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं बता पाया था। दूसरा है इट कैन नॉट एक्सप्लेन द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और एक और था ना, इसका कौन सा कॉन्सेप्ट था? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। एंड डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, इन बातों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्लियर है? एक तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में नहीं बता पाया था, दूसरा डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में नहीं बता पाया। तीसरा, ये किसी भी एटम, मॉलिक्यूल और आयंस की शेप के बारे में हम लोगों को बिल्कुल नहीं बता पाया था। फोर्थ, ये किसी भी एटम के 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट और उनकी शेप, उनका फिक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके बारे में भी हम लोगों को बिल्कुल नहीं बता पाया था। और लास्ट है, ये हम लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जीमन और स्टार इफेक्ट। जीमन एंड स्टार इफेक्ट आप लोगों का होमवर्क है, अपनी बुक से देखकर बताना है मुझे कल की क्लास के अंदर। आप लोगों को मेरी वीडियो पे कमेंट करना है कि जीमन और स्टार इफेक्ट क्या होता है। बुक में दिया हुआ है, आप लोगों को बताना है मुझे जीमन और स्टार इफेक्ट क्या होता है। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से ये हमारा बोहर मॉडल था। अब बोहर मॉडल के अंदर 2 इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों के पास रह गई हैं, वो जरा देखिए कौन कौन सी बातें। हमारे पास 2 बातें रह गई थी। एक होती इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नेगेटिव, हम लोगों ने बात की थी नेगेटिव 13.6 अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बात की थी ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव किसके क्यों होती है? तो आप लोग देखिए, मान लो मेरे पास ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन बाहर है, कहीं दूर पड़ा है, इन्फिनिटी पर पड़ा है। तो मींस मुझे बताओ क्या उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? नहीं होगा। तो उस समय हम लोग इसकी एनर्जी को कितना मान के चलते हैं? 0 मानते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन धीरे 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 किधर आ रहा है? न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है। तो न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उस समय एनर्जी क्या होगी?
रिलीज होगी, और जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो हम क्या यूज करते हैं, नेगेटिव साइन। पता है ना, डेल्टा एच यूज करते हैं किसके लिए, नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। क्यों करते हैं वहां पर नेगेटिव, क्योंकि वो रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक। तो सिमिलरली यहाँ पर जब एनर्जी रिलीज होगी तो हम लोग किसका साइन यूज करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे। कब, जब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होगा, न्यूक्लियस। तो अब आप लोगों को पता है ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन बाहर कहीं न्यूक्लियस के आसपास ही प्रेजेंट है, तो कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनकी जो एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी। क्लियर आप लोगों को। एक दूसरी टर्म मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर यूज कर रहा हूं, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। इस आउटर मोस्ट सेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है, तो मैं इसको कितनी एनर्जी दूं। अब मैं एनर्जी देने की बात कर रहा हूं, तो इस समय बेटा बताओ ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं नेगेटिव की जगह पे साइन लगाएंगे प्लस इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इतनी एनर्जी मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए देनी पड़ेगी। क्लियर है आप लोगों को। ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करें या उस सेल की एनर्जी की बात करें तो हम वहां पर नेगेटिव एनर्जी की बात करेंगे, लेकिन अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकालने की ही बात कर रहा हूं तो हम वहां पर अपनी पॉजिटिव एनर्जी की बात करेंगे। या कहने का मतलब क्या हुआ कि हम वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या मानेंगे, पॉजिटिव वैल्यू के अंदर मानेंगे। क्लियर है आप लोगों को। मेरी बात समझ में आई। तो एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा, और जिसकी वजह से जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वहां पर एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होने की वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि बेटा वो एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। बट आयोनाइजेशन एनर्जी को हम कैसे कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्लियर है। अब पॉजिटिव मान लो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसकी एनर्जी मैं मान के चलता हूं यहां पर 42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव 42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, क्योंकि जिस सेल के अंदर उसकी एनर्जी इतनी है। क्लियर आप लोगों को। तो अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालना पड़ेगा, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, प्लस 42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे प्लस 42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म, इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को हम पॉजिटिव की तरह कंसीडर करेंगे, वहीं पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को हम लोग नेगेटिव की तरह कंसीडर करेंगे। बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो क्या होती है बेटा, मैं बार बार कह रहा था कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी क्वांटाइज्ड होती है। इस बात को समझने के लिए मैं आप लोगों से बात करता हूं कि आपके घर के अंदर सीढ़ियां होंगी, इस प्रकार से होती हैं सीढ़ियां। मींस आप लोगों को अगर इन सीढ़ियों के ऊपर से चढ़ना है तो आप लोग क्या करोगे, अपना एक पैर इस सीढ़ी पर, एक पैर इस सीढ़ी पर, फिर नेक्स्ट आगे ऐसे सीढ़ी टू सीढ़ी पे पैर रखते हुए चलोगे। या ऐसे भी होता है कि आप एक पैर यहां पर और एक पैर बीच में रख सकते हो। बीच में कहीं रख सकते हो क्या पैर, भाई अगला पैर उठा के रखोगे तो कहां रखोगे, अगली सीढ़ी पर रखोगे, या उन दोनों सीढ़ियों के बीच में भी कहीं पे रह सकते हो। मींस यहां पर इसकी कोई ना कोई एनर्जी होगी, इसकी कोई ना कोई एनर्जी होगी, तो आपको अगर यहां से यहां जाना है तो सीधा यहां जाना पड़ेगा ना, बीच में तो नहीं जा सकते आप लोग पैर रखकर, क्योंकि बीच में तो जगह ही नहीं है। समझ में आ गई। तो सिमिलरली अगर आप लोगों को एक सेल के अंदर से अगर दूसरी सेल के अंदर जाना है तो ये नहीं कि आप बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हो, नहीं, यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मैं बता ही नहीं सकता कितनी है। हम लोग यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बता सकते हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बता सकते हैं। बीच के लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी प्रेजेंट है तो उस समय हम उसकी एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मींस एक फिक्स्ड और डेफिनेट वैल्यू होगी एनर्जी की हर सेल के लिए, हर इलेक्ट्रॉन के लिए। क्लियर है। हर इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो जिस सेल के अंदर प्रेजेंट है वैसा ही उसके अंदर क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन की उतनी ही एनर्जी होगी। क्लियर है आप लोगों को बात, समझ में आई आप लोगों को बात, समझ में आई 100%। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि फिक्स्ड और डेफिनेट वैल्यू ही होगी इनकी एनर्जी की। क्लियर आप लोगों को मेरी बात समझ में आई। आप लोग या बीच में कोई भी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। क्लियर है। मींस आप इस सेल, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल के अंदर प्रेजेंट है तो वहां पर एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो, सेकंड के अंदर प्रेजेंट है तो वहां पे कैलकुलेट कर सकते हो, बीच में कहीं पर भी कैलकुलेट नहीं करते। सिमिलरली इसी प्रकार से आप एंगुलर मोमेंटम को भी बीच में कहीं पर भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। क्लियर आप लोगों को मेरी बात समझ में आई। तो ये बेटा हम लोगों के पास बात थी। अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन डाल के जाता हूं कि हाइड्रोजन एटम, हीलियम पॉजिटिव एटम और लिथियम 2 पॉजिटिव एटम के लिए मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बताइए।
कि वहां से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर टॉपिक समझ में आया तो क्वेश्चन बहुत आसानी से तुरंत कर भी दिया होगा एक्सप्लेन आप लोगों ने, आंसर बता भी सकते हो आप लोग इसका। सो प्लीज इसको करना है। ये आप लोगों का बोहर मॉडल कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। घर पे बैठ के बेटा अच्छे ढंग से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा। एक बार बुक से पढ़िए और साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।